गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। इन 1848 फ्रेडरिक सॉरियो एक फ्रेंच साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने एक सीरीज शुरू किया था 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। तो उन्होंने एक सपने में अपने जो सीरीज़ है प्रिंट्स का, उस समय प्रिंट्स होते थे, उसका उन्होंने एक विजुअलाइजिंग किया था अपने सपनों में, जिसको उन्होंने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स बोला था। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज अ पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। जो फर्स्ट सीरीज़ था उनमें उन्होंने कहा था, बोला था कि वो यूरोप और अमेरिका के पीपल को शो कर रहे थे, जो मेन एंड वोमेन है बेसिकली, हर एक एजेस के हर एक क्लासेस थे। इससे हम ये समझ सकते हैं कि उस समय एक वार था और जिस कारण उन्होंने एक आज़ादी के लिए जो कदम रखा था और जिससे कि उन्होंने ये विजुअलाइज किया था। उसके बाद बोला जाता है मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास इट। तो सपने में सोचे थे कि वो एक लंबे ट्रेन से जा रहे हैं और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज मतलब कि रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। As you'd recall, the time of French Revolution personified the liberty as a female figure। जैसे आप देख सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय, उस समय जो मैक्सिमम जो रेस्पेक्ट था वो फीमेल की ओर था, और जिस कारण से जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो एक फ़ीमेल का है, जिसमें क्या शो करते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दोनों हाथ में, जो एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और वहीं पर दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है इन दी अदर हैंड। ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट किया है, एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी में दोनों हाथ में क्या क्या है, उसको बताइए। फिर आते हैं ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई इन द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। इन सॉरोज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड are grouped as distinct nations, identified to their flags and national costume। सॉरियोस का जो यूटोपियन विजन था उसके अकॉर्डिंग अगर समझे तो वर्ल्ड के हर एक जगह के लोग को पहचाना जाता है उनके फ्लैग्स के जरिए, उनके नेशनल जो कॉस्ट्यूम्स है, जो ड्रेस पहनते हैं, उनके जरिए। लीडिंग प्रोजेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड, which by its time was already union nation। France, identifiable by the revolutionary tricolor, he had just reached the statue। She is followed by the people of Germany। जो she मतलब कि यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात किया जा रहा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि जर्मन के लोग मानते हैं, बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। यहाँ पर जो जर्मन के जो फ्लैग है उनके बारे में यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है, जो कि ब्लैक रेड एंड गोल्ड कलर का है। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सॉरियो क्रिएटेड हिज इमेज, जर्मन पीपल डिड नॉट गेट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। मतलब जिस समय सॉरियो ने ये सोचा था, विजुअलाइज किया था, वहाँ पर उस समय जो जर्मन के लोग थे वो एक यूनाइटेड नहीं थे, मतलब कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो मेंस एंड वुमेन, जो पहले ही बताया गया है इसमें, जो अलग अलग जो कास्ट और अलग अलग जो एजेस के थे, इसलिए बताया गया है क्योंकि उस समय यूनाइटेड नहीं थे। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन अंडर द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जो फ्लैग जो कैरी कर रहे थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जो कि एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स, मतलब कि उनका जो एक राइट्स है, एक सामाजिक जो अधिकार है, उसके बारे में बताया गया है। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ओके, एक मिनट, दोस्तों। तो यहाँ पर बोला जा रहा है
कि फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिलिसिस, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया. फ्रॉम द हेवेंस अबव द क्रिस्ट, saints, angels gapes upon the scene. They have been used by the artists to symbolize fraternity among the nations of the world. Fraternity मतलब कि वही इक्वलाइजेशन की एक बात हो रही है कि सबके अंदर मतलब कि सब इक्वल होना चाहिए, सभी लोग जो इक्वल रहना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग देशों में अलग अलग जो जाति है जैसे क्रिश्चियंस, सेंट्स, इनके बारे में उन्होंने बताया है. This chapter will deal up with the many issues visualized by the Sorio. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of the Europe. The end result of these changes was the emergence of nation state. मतलब कि 19th century के समय, उस समय जब नेशनलिज्म एक फोर्स की तरह यूज़ किया गया था, जो कि उनके जो यूरोप की उनके यानी कि जो यूरोप देश के बेसिकली उनके जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसको बदला गया था. और इसका जो एंड रिजल्ट है मतलब जो आउटकम है वो एक नेशन वाइड इमरजेंस की तरह काम किया, जो कि एक मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर है यूरोप में. द कंसेप्ट एंड द प्रैक्टिसेस of modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a period of time in Europe. यानी कि यूरोप में एक तरह का एक सेंट्रलाइज्ड विजन यानी कि जैसे कि जो एक मतलब कि जो रीजनल पार्टीज ना होना, सिर्फ एक सेंट्रल में एक पार्टी होना, इसको हम कह सकते हैं कि एक जो सेंट्रल अथॉरिटी होना और वही सब पूरा देश को कंट्रोल करेंगे, जो कि पहले से डेवलप हो रहा था थोड़े थोड़े करके. दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल. इट वॉज फॉर्स थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल. दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू व्हिच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू द 19th सेंचुरी. मतलब ये चैप्टर बेसिकली आपको समझाएंगे कि कैसे जो नेशनलिज्म है वो यूरोप में कैसे शुरू हुआ और इसका जो पूरा प्रोसेस क्या था. पहले शुरू करते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन. मतलब कि नेशनलिज्म यानी कि मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेशनलिज्म जो एक तरह का जो हर एक जो नागरिक होते हैं, जो देश के लोग होते हैं, उनके एक फ्रीडम ऑफ स्पीच होना, वो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो उत्पन्न हुआ है वो पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही शुरू हुआ था. एक क्लियर विजन मिलते पूरे देश को मिल गया. फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज अ फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789. मतलब कि आपको ये याद रखना है कि 1789 के समय जो फ्रांस एक टेरिटोरियल स्टेट था, ओके, अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की. मतलब कि वहाँ पर एक किंग था, ठीक है. मोनार्की मतलब कि एक किंग था जो रूल करता था. द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम इन द एवेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स. मतलब कि एक जो चेंज हुआ था जो पॉलिटिकल का और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज का फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, जहाँ पर एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई, एक तरह का अथॉरिटी फॉर्म हुआ, जहाँ से जो फ्रेंच के जो लोगों थे उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nations and the shape in its destiny. फिर आता है from the very beginning French revolutionaries introduced various measures and practices that would create a sense of collective identity among the French people. तो पहले से फ्रेंच रेवोल्यूशंस में बहुत सारे मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस यूज़ किए गए थे, जो कि लोगों में एक तरह का कलेक्टिव आइडेंटिटी बना दिया कि तुम इस देश से रहते हो, तो इस देश में जो बेसिक जो कल्चर है उसको बढ़ावा दिया गया था. द आइडियाज़ ऑफ ले पैट्री, द फादरलैंड एंड ले सैटियन द सिटीजन एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब ये जो दो लोग थे, द फादरलैंड, ले पैट्री और ले सैटोयन, ये तो दो चीज़ थे. ले पैट्री मतलब जो फादरलैंड और द सिटीजन, दोनों को
एक तरह का इक्वल राइट्स मिलना चाहिए अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ शुरुआत तो इसमें पूछा जा सकता है कौन से ऐसे दो कम्युनिटी है मतलब कि जो एक नोशन की तरह काम करता है, मतलब कि जो उनके जो कलेक्टिव आइडेंटिटी को बढ़ावा देता है। A new French flag, the tricolor was chosen to the former royal standard, जिसको रिप्लेस किया गया था फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड से एक ट्राई कलर फ्लैग था। द स्टेट्स जनरल वॉज सिलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रिमेंट इन नेशनल असेंबली। मतलब ये समझ ही आ रहा है कि कैसे जो स्टेट पहले एक नए फ्लैग को बनाया गया था और फिर उसको जो कि एक रॉयल फॉर्मर जो पहले का जो रॉयल फ्लैग था उसको रिप्लेस किया गया था किससे ना एक ट्राई कलर फ्लैग से, जहाँ पर जो स्टेट जनरल थे उनको इलेक्ट किया गया था बाय एक्टिव सिटीजन्स, मतलब जो लोग वहाँ पर रहते थे, और renamed the National Assembly. New hymns were composed, oaths taken and matters commemorated, all in the name of nation. A centralized administrative system was put in place and it formulated the uniform laws for all citizens within its territory. मतलब कि एक देश जब आज़ाद होता है तो उस देश में जैसे कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर्म होता है, जैसे कि आप देखते हैं जैसे कि ग्राम पंचायत, जैसे कि एक ग्राम पंचायत होता है, फिर आप देखते हैं ग्राम पंचायत से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस आप देख सकते हैं, फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आप देख सकते हैं जो आपको सिटीज़ में देखने को मिल जाता है। तो ये जो एक तरह का जो सिस्टम है जो विलेज से सिटी, तो एक तरह का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और जो यूनिफॉर्म लॉज देता है। मतलब कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जैसे आप देख सकते हैं कि जो लॉज एंड रेगुलेशन बोला है वो सभी के लिए काम करता है, मतलब वो सभी के लिए है जो कि इस देश में रहते हैं। Internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weights and measure were adopted. Internal custom duties यानी कि taxes की बात किया जा रहा है। Regional dialects were discouraged and French as it was spoken and written in Paris become the common language of nation। मतलब कि जो French है जिसको पढ़ भी सकते हैं लिख भी सकते हैं, जो लोग इस लैंग्वेज को पढ़ भी सकते हैं लिख भी सकते हैं उनको एक कॉमन लैंग्वेज बोला गया। तो एग्ज़ाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेंच को क्यों चूज़ किया, क्योंकि लोग इसको पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं पेरिस में। Revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of French nation to liberate the people of Europe from despotism. In other words, to help other peoples of Europe to become nations. तो रेवोल्यूशन इसलिए महत्व था या होना ज़रूरी था जिससे कि मतलब एक कंट्री, आप एक पूरी कंट्री को अगर इस तरह से मानिए तो इस पूरे कंट्री में जो जितने भी लोग रहते हैं, मतलब जो सिटी कुछ लोग होते हैं इसके अंदर जो सिटीज़ में रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो विलेज में रहते हैं, तो ये हर एक जगह पर होता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो इंग्लैंड हो, हर एक जगह सिटी और विलेज होता ही है। तो जिससे कि दोनों लोगों को मतलब इक्वली राइट्स मिले, उसके लिए रिवोल्यूशन बहुत ज़रूरी था और ये पूरे दुनिया को एक विज़न दिया था कि असल में आज़ादी क्या होता है। Where the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. Their activities and campaigns prepared by the way of French armies which moved into the Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1780s. With the outbreak of Revolutionary War, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. तो यहाँ पर फ्रेंच आर्मी जो थे उनका एक बहुत बड़ा रोल था। यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है कि किस तरीके से जो फ्रेंच आर्मी है वो पूरे नेशनलिज्म जो चीज़ है पूरे देश में फैलाया है। ठीक है, तो किस तरीके से वर्ल्ड वाइड उन्होंने फैलाया है। तो पहले बोला जा रहा है कि जो न्यूज़ इवेंट्स हुआ था फ्रेंच में, जहाँ पर जो एडुकेटेड मिडिल क्लास थे जिनको ये समझ आ रहा था कि आज़ादी क्या है, तो उन्होंने कुछ क्लब्स, कुछ जैकोबिन क्लब्स शुरू किए। और ये जैकोबिन क्लब्स इसलिए शुरू किया गया जिससे कि अपने एक्टिविटीज़ और कैंपेन्स किस लिए, आज़ादी के लिए और भी बढ़ावा दे सके। ये कुछ है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप को। यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many reforms. तो यहाँ पर फिर बताया जा रहा है कि within the wide swath of territory under the
his control, Napoleon said about introductory many of the reforms that he had already introduced in France. Though a return to a monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in administrative field he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system rational and efficient. तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो नेपोलियन थे उन्होंने तो फ्रांस का मतलब उन्होंने क्या नुकसान किया और क्या उनके प्रॉस है क्या उनके कॉन्स है। तो नेपोलियन जो थे पहले तो उन्होंने मदद किया है थ्रू ये रिटर्न टू मोनार्की। नेपोलियन हैज़ नो डाउट डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी, मतलब फ्रांस में जो डेमोक्रेसी था उन्होंने नेपोलियन ने इनको ख़राब किया है। तो दूसरा चीज़ जो अच्छा किया है आप बोल सकते हैं वो है इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, मतलब एक तरह का सिस्टम उन्होंने बनाया है कि सब लोग को मतलब एक नज़रिया से देखा जाए। द यूनिफॉर्म द सिविल कोड ऑफ 1804 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, मैं इसमें स्टार भी बना देता हूँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड्स में भी आता है। सिविल कोड ऑफ 1804 जिसको हम नेपोलियनिक कोड कहते हैं डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, स्टैब्लिश इक्वलिटी एंड बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। मतलब ये जो कोड है द नेपोलियनिक कोड इसको बनाया गया था जिससे कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब बर्थ के ऊपर उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलेगा, कुछ इक्वलिटी मिलेगा एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब उनका जो प्रॉपर्टी था जो घर था उनका एक राइट्स मिलेगा। जैसे आप जानते हो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी तरह ये भी है। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। द डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, इटली and Germany, Napoleon simplified administrative division, abolished feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues। तो नेपोलियन ने और एक अच्छा काम क्या किया था कि नेपोलियन ने जो कुछ फेडरल सिस्टम थे और जो फ्रीड पीजेंट थे, मतलब पीजेंट्स जो कि काम करते थे, जो बहुत सारे ज़मींदार से उनके वहाँ पर काम करते थे, तो उनके ऊपर कुछ ड्यूज लग जाता था, यानी कि कर्जा चुकाना पड़ता था, तो कर्जा मुफ्त किया आप कह सकते हो, सर्फडॉम एंड मैनोरियल ड्यूज। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वाज रिमूव्ड, टाउन्स में भी कुछ गिल्ड रेस्ट्रिक्शन थे उनको भी उन्होंने रिमूव किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। पीजेंट वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। मतलब नेपोलियन ने क्या किया आप समझो, पहले तो जो नेपोलियनिक कोड उन्होंने बनाया कि बर्थ के बेसिस पे आपको राइट टू प्रॉपर्टी मिलेगा। दूसरा चीज़ उन्होंने ये किया कि जो लोग थे जो पीजेंट थे बेसिकली उनको सेल्फ टर्म से आज़ादी मिली, और जो बिजनेसमैन थे उनके लिए क्या बनाए एक तरह का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको अच्छा किया। बिजनेसमैन स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पार्टिकुलर बिगन टू रियलाइज द यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जैसे कि होता है एक देश जब भी आज़ाद होता है उस देश में एक पर्टिकुलरली एक तरह का अपना क्या कह सकते हैं जो हम जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका में जैसे हम डॉलर जानते हैं, इंडिया में हम इसको INR मतलब करेंसी कहते हैं, ठीक है, रुपीस, ठीक है। तो एक हर एक देश का अलग अलग कुछ बनाते हैं जिसको हम एक तरह का यूनिफॉर्म करेंसी हम कहते हैं। कुछ स्टैंडर्डाइज वेट्स होते हैं जैसे सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, इस तरीके से वेट्स होता है जिससे कि उस देशों में उन लोगों को सुविधा मिले और ये जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सके। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लोगों को पता चल रहा है कि एक देश आज़ाद होने के बाद उसमें कौन कौन सा डेवलपमेंट होता है। हाउएवर इन द एरियाज कॉन्कर्ड द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। इनिशियली इन मेनी प्लेस सच एज होलैंड और स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पर होलैंड और स्विट्ज़रलैंड में और कुछ सिटीज़ लाइक ब्रुसेल्स, मिनाल, वार्सो और मेंस, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज द हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। But the initial enthusiasm soon turned to hostility as it clear that new administrative arrangement did not go in hand with the political freedom. Increased taxation, censorship, forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantages of administrative changes. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ नहीं है। अब हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जो यूरोप था
अब हम फ्रेंच के बारे में पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कि यूरोप में, जैसे कि इसके पहले हम पढ़े थे कि कैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म जो था, जो कैसे जो फ्रेंच में राइज किया था। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि यूरोप में जो नेशनलिज्म कैसे तैयार हुआ था। इफ़ यू लुक इनटू द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यू विल सी दैट देयर आर नो स्टेट, नेशन स्टेट, मतलब कोई नेशन स्टेट था ही नहीं अगर आप देखोगे 18th सेंचुरी के पहले। एज वी नो, जर्मनी, इटाली, स्विट्ज़रलैंड जैसे आज हम जानते हैं, जो कि यूरोप का एक पार्ट है, अलग अलग स्टेट्स बनाया गया है, divided into kingdom, duchies, cantons, whose ruler had their autonomous territory. Eastern and Central Europe were autocratic monarchy within the territories which lived diverse people. They did not see themselves as sharing a collective identity or common culture. मतलब यूरोप जब आज़ाद नहीं था तो वहाँ पर अलग अलग आइडेंटिटीज़ थे, कुछ लोग कुछ मानते थे, कुछ लोग दूसरा कुछ मानते थे. Often they were spoke different language, belonged to different ethics groups. Habsburg's empire had ruled over Austria and Hungary. For example, was a patchwork of different regions and peoples. It included the Alpine regions, Tyrol, Austria, and Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German-speaking. It also included the Italian-speaking province of Lombardy and Venetia. In Hungary, half of population spoke Magyar, while other half मतलब ये हंगरी में जो कुछ पॉपुलेशन थे जो मैगर, मतलब वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसको बोलते थे. तो एक अलग अलग टाइप का लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा था वहाँ पर. इन गैलेशिया एरिस्टोक्रेसी पीपल स्पोक पॉलिश. एरिस्टोक्रेसी मतलब कि जो हायर क्लास होते हैं, जो कि बेसिकली जो प्रोफेसर रैंकिंग पीपल होते हैं, ठीक है, जिसको हम अपर क्लास कहते हैं, तो उनके बारे में बात किया जा रहा है, जो कि अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं. Besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of empire a mass of subject peasants like Bohemians, peasant people, जैसे Bohemians और Slovaks to the north, Slovenians in Carniola, Croats in to south, Romans to the east in Transylvania. Such difference did not promote a sense of political unity. मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग कास्ट के लोग अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे हैं, तो कि एक पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है. The only tie binding this diverse group together was a common allegiance to the emperor. तो अब हम पढ़ेंगे हाउ डिड नेशनलिज्म का आइडिया कैसे आया, जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो कैसे आया. The aristocracy and the new middle class. Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class of the constituent. The members of this class, united by a common way of life that cut across the regional division, they owned estates in the countrysides and also town houses. जैसे कि मैंने बोला है, सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकली एंड सोशली एम्पावर्ड लोग होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं एरिस्टोक्रेसी पीपल, मतलब जिनके पास पैसा होता है, जैसे टाउन हाउसेस और कंट्री साइड में उनके घर भी है. दे स्पोक फ्रेंच पर्पज़ फॉर डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी के लिए वो फ्रेंच, मतलब वो सोचते हैं कि एक हाई प्रोफाइल लैंग्वेज है जिसके लिए वो बातें करते हैं. देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज. दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप. पर जो होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं, जो करोड़पति लोग हैं उनका जो परसेंटेज है बहुत कम होता है, ठीक है, उनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है. तो जिस कारण से जो एक स्मॉल ग्रुप है, द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पेजेंट्री. तो ज़्यादातर लोग हैं वो यह पीजेंट्री है, जो पीजेंट्स है, ठीक है, काम करने वाले लोग हैं. टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, व्हाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द वैन स्टेट विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स. तो एक तरह से हम सोच सकते हैं कि एक डिफरेंस हो गया है जो हायर सोसाइटी में. In western and central parts of Central Europe, growth of industrial production and trade meant the growth of towns and emergence of commercial classes whose existence was based on production from markets. मतलब कि सेंट्रल जो वेस्ट और सेंट्रल यूरोप की बात किया जा रहा है, और ये बेसिकली ये जो पार्ट है सेंट्रल यूरोप और जो वेस्टर्न में, यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग रहते हैं उनका जो मेन जो चलता है, मतलब खाना वाना जो भी खाते हैं
वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, ठीक है। मार्केट में गए, वहाँ पर कुछ बेचा, उन्होंने कुछ बनाया, लोगों ने ख़रीदा, उससे ही उनका चलता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th century, but in France and parts of Germany states it occurred only during the 19th century. In its wake, a new social group came into being, a working class population. यहाँ पर आता है एक working class population and a middle class made up of businessmen, professionals and industrialists. In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till 19th century. It was among the educated liberal middle class that was the ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. मतलब कि एक देश जो आज़ाद होता है, एक देश जो हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, तो इंडिपेंडेंट का जो वैल्यू कौन लोग समझ सकता है? पहले जो एजुकेटेड हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, जो एजुकेटेड लोग होते हैं वही समझ सकते हैं, और क्योंकि वो दूसरे चीज़ को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जैसे कि आप समझ सकते हो कि उन्होंने जब पढ़ा था दूसरी चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने पता चला कि नेशनलिटी का क्या मतलब है, और इनसे ही जो नेशनलिज्म का जो प्रचार शुरू हुआ था। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? एक आप पॉपुलर टर्म सुनते हो कि लिबरल, ठीक है। तो लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है? द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन 19th century यूरोप वॉज क्लोजली एलाइड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लाइबर मीनिंग फ्री। लिबरलिज्म, लिबर वर्ड कहाँ से आ रहा है? लैटिन वर्ड से। लिबर मतलब फ्री। फॉर न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म टू फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के लिए एक फ्रीडम, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, लॉ के पहले सबको इक्वल करना। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament। मतलब कि लिबरलिज्म के बाद मतलब कि सबको इक्वल राइट्स देना, जिसके बाद एक गवर्नमेंट बनाई गया था थ्रू पार्लियामेंट के तहत। 19th century liberals also state the immortality of private property. Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. You will recall that revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to the property owning man। मतलब कि फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ था उस समय अगर आप याद करें तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब डेमोक्रेसी के समय जो मैन जो प्रॉपर्टी खरीदते थे तो उनको पहले तो इलेक्ट मतलब वोट देना पड़ता था, मतलब वोट देने की सुविधा प्राप्त की थी, ठीक है। मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। मतलब कि जो उनको जो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो तभी मिलता था जब वो वोट देते थे, पर कब वोट देते थे? जब उनके पास प्रॉपर्टी था, किसके पास घर है, ठीक है। जिनके पास घर होता था, ठीक है, जिनके पास घर होता था उनको ये मिलता था, जिनके पास नहीं होता था उनको वोट देने की सुविधा नहीं मिलती थी, ठीक है। Only for a brief period under the Jacobians did all adult men enjoy suffrage। मतलब कि जैकोबियंस के अंदर जितने भी मेंस थे जिनके पास प्रॉपर्टी था वो वोट दे सकते थे। However, Napoleonic जो कोड है went back to a limited suffrage and reduced women to the status of manor subjected to authority of fathers and husband। मतलब कि यहाँ पर क्या होता था, नेपोलियनिक कोड के अंदर यहाँ पर जो वुमेन थे उनका जो स्टेटस था वो बहुत ज़्यादा माइनर था, मतलब कम था उनका, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स, जो कि मेन डोमिनेंट हम कह सकते हैं इसको। थ्रू आउट द 19th century एंड अर्ली 20th century वुमेन एंड नॉन प्रोपरिएटेड मैन ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल राइट्स। तो सिंस जो वुमेन्स थे और जो कोई मेंस थे जिनके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं था, उन्होंने एक राइट के लिए शुरू किया कि सभी को सब सुविधा मिलनी चाहिए, किसके पास घर हो या ना हो, यानी कि प्रॉपर्टी हो या ना हो। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट एम्प्लॉयज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अगर हम इकोनॉमिक स्फीयर की बात करें तो लिबरलिज्म मतलब कि मार्केट में भी फ्रीडम
स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, मतलब कि कोई कोई जो स्टेट्स हैं जो उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं जो गुड्स एंड कैपिटल्स के ऊपर, उसको एबोलिश करना, मतलब उसको हटा देना। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अमंग अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास, जो कि एडुकेटेड था, उनका एक डिमांड था। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अगर हम जर्मन स्पीकिंग पीपल्स की अगर बात करें 19th सेंचुरी में, तो जो कि डिमांड कर रहे थे, नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट काउंटलेस प्रिंसिपैलिटीज और कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ईच ऑफ दिस पोजेस इट्स ओन करेंसी। तो नेपोलियन ने कुल 39 स्टेट के कॉन्फेडरेशन बनाया, जहाँ पर 39 स्टेट में उनके खुद के अलग करेंसी, अलग वेट, अदर मेजरमेंट्स थे। ए मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1883 फ्रॉम हैम्बर्ग टू नुमेनबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स। मतलब अगर कोई मर्चेंट, मतलब कि जो कुछ बेचने वाले लोग हैम्बर्ग से जब न्यूमर्क जा रहे होते 1883 में, तब उनको 11 अलग अलग टैक्सेस पे करना होता। कुछ कम हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ 5% एट ईच वन ऑफ देम, मतलब कि सब में 5% का कस्टम ड्यूटी यानी कि टैक्स देना पड़ता था। ड्यूटीज़ वर ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजरमेंट्स ऑफ गुड। हर जगह अलग रूल है, मतलब कुछ जगह गुड्स जो चीज़ ले जाते थे उसका वेट के हिसाब से अलग अलग टैक्सेस था। As each region had its own system of weights and measure involved time consuming calculation, और समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता था। The measure of cloth for example, an ely which is a region stood for different length, मतलब कि ely मतलब अलग अलग जो लेंथ है। An ely of textile material brought in Frankfurt would get you 54 सेंटीमीटर क्लॉथ इन, मतलब अलग अलग जगह पर जो सिस्टम था जिसके लिए अलग अलग एक ही चीज़ का अलग अलग साइज भी हो रहा था। Such a condition were viewed as obstacle to economic exchange and growth by new commercial classes who argued for creation of unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, peoples and capitals. In 1834, custom union or the Zollverein was formed at the initiative of Prussia, joined by most of German states. The union abolished traffic barriers and reduced the number of currencies over 32 to 2. मतलब कि एक यूनियन एबोलिस्ट ट्रैफिक बैरियर जो कि था उनको रिड्यूस किया गया था, जहाँ पर जो 30 से भी ज़्यादा जो कस्टम ड्यूटीज अलग अलग करेंसी थे उनको रिड्यूस किया गया था टू दो अलग अलग करेंसी में रिड्यूस किया गया था। दी क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम आया था। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथ वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग ग्रोइंग। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था। इसके बाद वाले वीडियो में मैं अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 से शुरू करूँगा। थैंक यू। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए और कुछ डाउट्स हो तो पूछिएगा। थैंक यू।